धन्यवाद साक्षी मैम। अब मैं नागनाथ सर से आग्रह करूंगी कि वो हम सभी को मार्गदर्शन करें। सर, आपने एमबीबीएस की शिक्षा एलटीएमसी मुंबई से पूर्ण की। एमडी मेडिसिन की शिक्षा जीएमसी नागपुर से पूर्ण की। वर्तमान में आप बीजे मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। सेवांकुर भारत से आप 2012 से जुड़े हैं। आपने नो वन वीक फॉर नेशन के लिए भाग लिया है। पश्चिम महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य ऐसी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्ते सभी को। जो अवसर आपने लिया है और जो मन में बात अभी उन्होंने रखी कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और ये उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें हम जो गिफ्ट तौर पे ये चीज़ में उन्हें योग से जोड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सब पिताजनों मातृजनों को मेरा नमस्कार। सब विद्यार्थियों को भी मेरा नमस्कार। मुझे जो आज का विषय जो दिया गया है वो प्राण है। प्राण यानी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम और प्राण विद्या ये क्या है क्या? हम तो सब लोग सांस लेते हैं, दिन चल रहा है, जिंदगी चल रही है। तो ये प्राण के बारे में आज हम ये विषय पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसी के बारे में हम आज मुझे इस बारे में बात करने के लिए बोला गया है। तो हमको तो पता है, हम बचपन से कि हम बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे ही उसे उसकी जो बोलते हैं माता से जो अम्बिलिकल कॉर्ड नाल जो बोलते हैं उसे कट करने के बाद इमिजिएटली बच्चा रोता है और उसकी सांस शुरू हो जाती है। तो हम ये भौतिक जीवन में आ गए। ये हो गया उसका हमारी सांस शुरू होने का दिन। तो ये जो सांस हम लेते हैं फेफड़े से, जो सांस शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन हम माता से लेते हैं जब उनके हम गर्भावस्था में उनके पेट में होते हैं तब। तो अभी जब हम सांस ले रहे हैं तो ये अपनी सांस खुद से ले रहे हैं। तो इसका भी कुछ विधि विधान होगा। अपने पूर्वजों ने, ऋषिगणों ने अपने ग्रंथों में इसका विस्तृत से दिया हुआ है। अभी इसके बारे में जानकारी दी हुई है। अभी हम जो है, हर कोई एलोपैथी सीख रहा है, कोई आयुर्वेदा सीख रहा है, और हम अपने तरीके से इस सांस को, इस प्राण को डेफिनेशन देते हैं। तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि 15 से 20 होने चाहिए सांस 1 मिनट में। फिर हम कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आयुर्वेदा में भी उसके और गणना की गई है कि प्राण के प्रकार क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं एक साथ में रखने वाला हूँ, और उसका हम अपने दैनंदिन जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं स्वस्थ में रहने के लिए। तो हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमको पता चला कि हम अपना सांस ले रहे हैं, पर ये आगे चल के कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है। और यही गड़बड़ जोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वस्थ का, और पतंजलि शास्त्र में भी उन्होंने वही लिखा है कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ये सब हमको करके हमारी उन्नति करनी है। तो यम नियम आसन के बाद आता है प्राणायाम। अभी हम समझ लेते हैं इतना प्राण और अपने सांस के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। तो थोड़ा इंटरेक्टिव कुछ चीज़ें मैं पूछता हूँ कि अपने को ये पता है कि सबसे अ, कम उम्र वाला कौन हुए एनिमल, कि जिसकी बहुत एक बर्ड है, या फिर अपने घर में कोई एनिमल रहेगा कि उसकी उम्र बहुत कम है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सी चीज़ पे डिपेंड हुआ कि कौन सा कोई कितने दिन क्यों जिंदा रहेगा, और उनकी लाइफ जो बोलते हैं ना वो इतनी रहेगी, कैसे पता चलेगा? कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोल सकते हैं तो ऐसा? वन वे नहीं, थोड़ा हंसते खेलते डिस्कशन करना है अपना। तो माने अपन समझ लो कि घर में चूहा है, तो कितना रहेगा उसका, उसकी जिंदगी? वो तो बहुत कम जीता है। तो और सबसे ज्यादा कौन जीता है, कोई बोल सकता है? बड़ा होगा। कछुआ सर। हाँ सर, नमस्ते सर, यस सर, नमस्ते कछुआ। नमस्ते। तो कासव। कछुआ छोटा है, हाथी भी ज्यादा दिन जीता है, और वो ब्लू व्हेल तो बहुत ही ज्यादा जीती है। तो ये जो दोनों का पता चला कि चूहा कम जी रहा है। हमिंग बर्ड जो छोटा बर्ड होता है उसका तो लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, 6 महीना बोलोगे या 1 साल बोलोगे उससे भी कम हो जाएगा।
तो ये कौन सी चीज है जो पता हमको कर रही है कि कौन सा आदमी कितने दिन तक जीना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हमारी उम्र 120 थी। अभी हम 60 65 भी बोलते हैं कि 60 के ऊपर है तो लाइफ बोनस है अपना, उसके ऊपर का कुछ भरोसा नहीं। पर पहले तो बोलते थे 120 साल जिएंगे। तो ये कहाँ से आया, ये इसके पीछे राज क्या है? तो ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे अपना जो दिल, जो बोलते हैं ना, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, और ये जो चीजें हैं जितनी कम रहेंगी उतना हमारी जिंदगी ज्यादा रहेगी। तो यही लॉजिक उसके पीछे है। तो कछुआ जो बोलते हैं, तो 104 ही ब्रेथ वो दिन में लेता है। अभी ह्यूमन का बोला गया है 15 से 20 लो, 12 से 20 लो। फिर वो हिसाब से अगर उससे भी जितना हम कम जाएंगे उतनी हमारी उम्र बढ़ती जाएगी। वही तरीके से चूहा 150 उसका गति बढ़ जाती है, इतनी जलद गति से वो सांस लेता है, तो उसकी उम्र कम है। तो हमको क्या करना है, ये जो प्राण की गति है उसको हमें, जैसे हमारे जैसे बोलते हैं ना, हम डायरी लेके आए हैं, मतलब बैलेंस हर एक का होता है ना, कर्मा का बैलेंस होता है, हर चीज का बैलेंस होता है। तो अपना ये प्राण का भी बैलेंस है, हार्ट रेट का भी बैलेंस है। तो उसको हम जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना स्वस्थ में रहेंगे और उतना दिन जिएंगे। तो अपना पैकेज कितने का है? 120 साल का। कहाँ से पता चला? ये ऐसा लिखा हुआ है अपने ग्रंथों में। तो दिन में हम अगर एवरेज ह्यूमन का अगर सोचते हैं तो 21,500 600 अपना ब्रेथ आएगा, उतने टाइम हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन सांस लेते हैं। तो ये चीजों को हमें अगर कंट्रोल में करना है तो हमें स्वास्थ्य में रहना होगा। तो ये दोनों रिलेटिंग है। स्वास्थ्य में रहना है तो क्या करना है? प्राण को कंट्रोल करना है। पर हम तो बोलते हैं कि प्राण को कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल मतलब क्या है? उसी के उद्देश्य में हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजें हमें लिख के दी हैं। तो क्या बोला है कि जब मैं अभी बैठा हूं और सांस ले रहा हूं, मुझे पता नहीं, मैं अभी बात भी कर रहा हूं पर मेरी सांस चल रही है। तो ये जो मेरी सहज गति से सांस चल रही है, ये अलग वाली सांस है। मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं शांति से, अगर कोई बैठा है कुर्सी पे और वो आकाश की तरफ देख के बैठा है और धीमे गति से, कुछ चिंता नहीं कुछ नहीं मन में, और बैठा है वो सांस ले रहा है, वो हो गई उसकी नॉर्मल, जो बोलते हैं ना, रेस्टिंग ब्रेथ साउंड, संथ श्वसन बोलेंगे उसको। तो ये कितना होना चाहिए? फिर हम किसी को बोलेंगे कि दीर्घ श्वसन, फिर किसी को बोलेंगे कि जलद श्वसन। तो ये क्या हो गया? जैसे मैं कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया तो मेरा सांस की गति जलद हो गई। मैं अगर कुछ बोला कि अब मेडिटेशन में या कुछ जगह अपन बोलते हैं कि बोलते हैं धीरे से बैठो, सांस लो, डायफ्राम को नीचे लीजिए, अंदर सांस भरिए, ये चीजें हम सब बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? तो इसी में आता है कि दीर्घ श्वसन ले रहे, या हमने फेफड़े का जितना कैपेसिटी है 6 लीटर तक हवा भरनी है, तो कैसी भरनी है? तो ये दीर्घ श्वसन में लेनी है। तो अभी हम कौन सा श्वसन कर रहे हैं? ना हम दीर्घ कर रहे हैं, ना हम जलद कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हम अगर सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हैं तो ट्रेस आया, तो सांस की गति बढ़ गई। कुछ बोलते हैं एग्जाम के लिए जा रहे हैं, टेंशन आया, माइंड का भी कंट्रोल अपने सांस पे है। तो ये अभी क्या सीखा अपन ने कि सांस का अपने शरीर से कनेक्शन है। तो इमोशन से कनेक्शन है, फिजिकल एक्सर्शन से कनेक्शन है, और अपना एनाटॉमी में, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे बोला जाएगा कि हमारे इसमें बोलते हैं कि रिब केज है, उसके अंदर फेफड़े मतलब लंग्स है, लंग्स के अंदर अलग अलग लोब्स है, एंड उसके हिसाब से सांस लेते हैं। उसी को अगर हम अलग तरीके से प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से अगर सोचते हैं तो हम अलग तरीके का ब्रीदिंग लेते हैं। मतलब हम abdomen से लेते हैं, पेट से ब्रीदिंग लेना, छाती से ब्रीदिंग लेना, और अपने क्लेविकल मतलब ऊपर से, अपनी जो बोन है इसके ऊपर का, मतलब रिबकेज, एब्डोमेन और ऊपर वाली सांस, ये 3 सांस से एकत्र लेना है। तो ये हो गया योगिक श्वसन। तो अपन बोलेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अभी हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि मेल जो है उनका एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, फीमेल जो है उनका थोरेसिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, प्रोमिनेंट कौन सा है? बट पुराना शास्त्र क्या बोलता है? अभी हम सिर्फ थोरेसिक मतलब अपने पिंजरे वाला ही, ये रिबकेज वाला ही ब्रीदिंग ले रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ना हम फेफड़ों के नीचे वाला भाग और फेफड़ों के ऊपर वाला भाग, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के लिए अगर अपने को उपयोग में लाना है तो हमें पहले अपने सांस पे ध्यान देना होगा, और वो भी सहज गति से ध्यान हो देना होगा, ताकि हम अ, जब इससे जुड़ जाए तो वो अपना कार्य अपने तरीके से करे। तो यही
को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने अभी लिखा हुआ है कि इसका मैंने अभी दिया कि उपनिषद में भी इसका संदर्भ आया है, इसके बारे में बताया गया है, ये सब चीजें है वहां पे। ओके, स्लाइड दिख रहा है। तो अभी प्राणायाम, उसको आयाम करना है, मतलब कंट्रोल में लाना है। तो ये प्राणायाम को अगर कंट्रोल में लाना है तो ये जीवन ऊर्जा है। अपन बोलते हैं कि प्राण नहीं है तो अभी पेशेंट जो कुछ भी है तो वो अभी बोलते हैं ना डेड बॉडी, शव हो गए, उसमें अभी कुछ एनर्जी नहीं है। तो प्राण क्या करेगा, अपने को ऊर्जा देगा। अपने शास्त्र से ऐसा देखा जाएगा कि ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा तो अपना शरीर चल रहा है। पर ये एक ऊर्जा भी देता है, जीवन की शक्तिधारी भी देता है। वायु की तरफ से नहीं चलेंगे, वो हर जगह अपने को डाइवर्ट भी करता है। तो प्राण क्या है, एक सूक्ष्म चीज है। अपने को फिजिकल अवस्था में क्या दिख रहा है, मेरे नाक से हवा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, CO2 आ रहा है, मैं वो CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब हमें दिख रहा है। तो ये जो एनर्जी है, जो सूक्ष्म है, फिजिकल में गैस और एयर फील हो सकती है, पर जो ऊर्जा अंदर जा रही है उसे हम सूक्ष्म शक्ति बोलते हैं, जिसी के ऊपर बोलते हैं कि प्राण ज्योत है, प्राण ज्योत नहीं है। तो इसका और गहराई से अगर अपने को समझना होगा तो शरीर को जो हम दिख रहे हैं वो स्थूल शरीर है। मतलब अगर मेरे बाजू में कोई बैठा है तो मैं बोलूंगा ये मेरे बाजू में बैठे हैं, तो मुझे वो दिख रहा है, वो क्या है, उनका स्थूल रूप में दिखा हुआ मुझे शरीर है। पर वहीं पे वो सीमित है नहीं है। तो जो मांस मसल हड्डियां, इससे जो बना हुआ शरीर है उसे बोलते हैं अन्नमय कोश। फिर उसके ऊपर ये जो एनाटॉमिकली हो गया कि मेरे को हड्डी है, मांस है, प्लाज्मा है, ये सब शरीर की जो चीजें हैं, मांसपेशियां हैं, मसल्स है, ये सब जो बना हुआ है वो दिख रहा है, वो है अन्नमय कोश। पर इसको चलाने वाला कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है, वो है प्राणमय कोश। जैसे मैंने बोला ये प्राणमय कोश कहाँ से आया, ये सूक्ष्म शरीर है। हम नाक से जो सांस ले रहे हैं वो शरीर में आ रहा है। फिर उसके ऊपर एक मनोमय कोश आता है, अपन बोलते हैं, जो दिखता नहीं है, पर मन में तो सब चीजें चलती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये सब जो चल रहा है ना मन में, और जो हमने लर्न किया है बचपन में। बोलते पहले पता था क्या कि अग्नि से चटका बैठता है, पानी से डरना है, पानी में डूब जाते हैं, ये कहाँ से हो गया, ये मनोमय कोश में सब इम्प्रिंट हो गया। उसके आगे आता है विज्ञानमय कोश, मीन्स ये बाकी एनिमल लोगों के पास नहीं है, सिर्फ ह्यूमन के पास है कि हम एनालिटिकल होते हैं, ये सच है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सब हमें विज्ञानमय कोश से आएगा। और ये सबसे परे होके हम जब ऊपर जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, आनंदमय कोश। अपन बोलते हैं कि ये साधु है, ये उन्नत है, इन्हें किसी चीज का इनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। अभी कुछ लोग हम बोलते हैं कि हमें असर, हमें ऐसे बोलते हैं हम कि हम जो ध्यान करते हैं या अफर्मेशन करते हैं, कुछ डेज का चैलेंज भी लेते हैं ना, 21 दिन का, 22 दिन का, वो क्यों लेते हैं, तो इसी का राज इसी में छुपा हुआ है। तो अगर हम कुछ कमांड मनोमय कोश में डालते हैं तो वो नीचे आती है 2 या 3 महीनों में। प्राणमय कोश, अभी मैं बोलता हूं कि मुझे 1 घंटा यहाँ पे बैठना है, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं, मुझे हलचल होगी, कुछ ना हो कुछ होगा। पर अगर प्राणमय कोश को मैं अगर कंट्रोल करूंगा तो मेरी स्थिरता बढ़ेगी, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मुझे कहाँ पे फोकस करना है, प्राणमय कोश पे, जो मेरे हाथ में है। मन उसके ऊपर गया तो मुझे प्राणमय कोश में काम कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे एंट्री पॉइंट पता है। यही फिलॉसफी और अपने प्राण के बारे में विपश्यना में भी किया जाता है, यही सोहम मेडिटेशन में भी किया जाता है। मतलब आने वाला सांस, छोड़ने वाला सांस, सोहम बोलेंगे। विपश्यना में सांस के ऊपर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं, तो ये शून्य ध्यान बोलते हैं उसको। तो ये हर चीजें घूम फिर के कहाँ आ रही है, ये बोलते हैं प्राण पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो। और यही आज का अपना विषय है कि ये सब जो अपने पंच कोश है, ये एक संगठित है। उसमें आप लोगों ने सुना होगा नाड़ियां हैं शरीर में। हम तो पालपेट करते हैं, रेडियल है, ये है, नाम से बोलते हैं ना। किसी वैद्य के पास गए तो वो देखते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे पल्स है, इतना है। उसके उपरांत अपने पास बहुत नाड़ियां हैं, 72 नाड़ियां ऐसी जनरली आप लोग, सब लोग बोलते हैं। पर अगर अपने जो नवनाथ हुए थे, उन्होंने तो 3 लाख नाड़ियां ढूंढी है शरीर में। तो सोचिए, ये चारों और 5 कोश एक दूसरे को जुड़े हुए हैं यही नाड़ियों से। ये 5 कोश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चक्रा के माध्यम से।
और यही सब कंट्रोल करने के लिए मैं बैठ के तो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ अपने सांस को कंट्रोल और सांस को नियमित करते हुए। कंट्रोल नहीं करना है, हमें क्या करना है? नियमित करना है। तो इसी के चलते हम डिस्कस कर रहे हैं और सोचेंगे कि प्राण के टाइप आते हैं। अभी अपन बोलें कि ये कोश है, तो ये जो प्राणायाम कोश में था इसमें 5 अलग अलग के प्राण हैं। तो अपन बोलते हैं मेरा सांस चल रहा है, मेरे हृदय से जुड़ा है, वो कौन सा वायु है? प्राण वायु। उसके नीचे कौन सा है? अपान वायु। जो मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, वो विसर्जित कर रहा हूं, तो वो जो मेरा विसर्जन का कार्य है वो करेगा अपान वायु। समान वायु क्या करेगा? मुझे पाचन शक्ति देगा। उदान वायु जो इसके ऊपर है, मेरे शोल्डर के ऊपर है, ये मुझे मदद करेगा वाणी और ऊर्ध्वगति, मतलब मेरे जो कम्युनिकेशंस है या फिर मेरी जो सोच है उसी के ऊपर वो मेरा उदान वायु काम करेगा। व्यान वायु पूरे शरीर में संचारित होता है, बेसिक। अभी यही प्राण, और हम सोच रहे हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हमें ये भी पता है कि ज्ञानेश्वर मावली जो है वो पुणे के आळंदी में है, और उन बोलते हैं कि उन्होंने संजीवन समाधि ली हुई है। तो ये चीजें कहाँ से आई? हमको ऐसा लगता है ऐसा तो ये थ्योरी है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी 5 प्राण अपने को पता चले, प्राण अपान समान उदान व्यान, तो ये अपने को पता चले, तो उसके नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसके भी सब टाइप है। देखो उन्होंने लिखा है हिच के लिए, हिचकी आने के लिए, डकार देने के लिए कुछ वायु है। उसके नीचे पलक झपकने के लिए, आंखें बंद करने के लिए कुर्म नाम का वायु है। भूख प्यास लगने के लिए क्रिकला, क्रिग्रन ऐसा एक वायु है। धनंजय वायु है। अभी धनंजय वायु के नीचे ना एक कुछ लिखा हुआ है कि शरीर का पोषण में सहायता करता है और मृत्यु के बाद भी शरीर का अंतिम जाने वाला प्राण। मतलब जैसे मैंने बोला, जब हम गर्भ धारणा होती है तो पहला वायु आता है धनंजय, और जाता है लास्ट में कौन सा? धनंजय। जैसे ही धनंजय वायु जाएगा तो हमारा बॉडी का डिकम्पोजिशन, अपन बोलते हैं ना अभी मृत्यु हो गया है, आत्मा प्राण नहीं है, अभी बॉडी खराब होने लगेगी। ये कब खराब होने लगेगी? ये खराब होने लगती है कब? जब ये खराब होने लगती है जब धनंजय वायु शरीर से निकल जाता है। यानी समझिए, जो कोई लोग हमारे पूर्वज ऋषिगण थे वो अपने धनंजय वायु को कंट्रोल करते थे, और जैसे ही उसे वो लॉक कर देते तो बॉडी उनकी, जो शरीर है वो डिकम्पोज नहीं होता था, और वो संजीवन समाधि में वो शरीर अनंत काल तक वैसा रहता था। ये शास्त्र अपने लोगों को पता है और पता था, जो अभी हम सोच रहे समझ रहे। तो समझिए कि संजीवन समाधि का मीनिंग क्या होता है, कि अगर प्राण लॉक कर दिया तो शरीर अपना डिकम्पोज या खराब नहीं होगा। तो ये प्राण के बारे में और एक बार हमने सोचा। अभी ये थोड़ी प्राण के बारे में जानकारी, अब तक क्या देखा कि प्राण का गति के हिसाब से अपना आयुष्मान है। प्राण के पंचकोश है, पंचकोश में प्राण कोश है, प्राण कोश से हम अपने ये कोशों पे कार्य कर सकते हैं। ये दिखने वाली चीजें नहीं है, ये अनुभूति का शास्त्र है। अपन बोलते हैं ना मैंने डीप ब्रीदिंग किया, मुझे अच्छा लगा, तो ये इंटरनल सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और अपन अच्छा फील करते हैं। तो इसी के आगे हो गया प्राण का आयाम, मीन्स क्या कर रहे हैं अपन? नियंत्रित श्वास के माध्यम से प्राण को संतुलित करना। योग में मैंने जैसे बोला कि ये चौथा अंग है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि 15 सांस मिनट में ले रहे हैं प्रतिदिन, तो एक 21,600 सांस हो गया। चूहे का मैंने अभी उदाहरण भी दिया आपको कि वो 2 से 3 वर्ष जी सकता है, कछुआ तो इतने साल जी सकता है। तो हमें क्या अपना करना है आज के ये अपने बौद्धिक के बाद हमें क्या, हमने माता पिता जी को क्या बोलना है कि अभी आपको अपने सांस पे ध्यान देना है। क्यों? कि हमने अभी इसके पीछे का शास्त्र पढ़ा है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ जो हमारा शास्त्र है वो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये शास्त्र के हिसाब से हम आज से प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो प्राणायाम के लिए खुद के शरीर को तैयार करना है। तो उसी के लिए उन्होंने बोला है कि जितना जो प्राण आएगा वो प्राण को अगर हमें अच्छे से बनाना है और उसको संतुलित करना है तो आसन से शरीर की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो माता पिताजियों को मेरा ये कहना है कि आसन मतलब आपको ये साइड झुकना है, वो साइड ऐसा, जो आसन के बारे में कैसे अभी मन में आया हुआ है ना कि ऐसा आसन होता है, यहाँ से झुको वहां से झुको।
स्थिर सुखम आसनम, जहां बैठे हो वहां पे स्थिरता में अगर बैठते हो तो वही आसन हो गया है। तो अपनी सहजता से आपको जो आसन जमता है आप कर सकते हैं, वो आसन में आप बैठिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी गति आप बढ़ाइए, कैपेसिटी आप बढ़ाइए, और उसके बाद हम प्राणायाम की ओर जाएंगे, ताकि हमारा शरीर जो है वो रेडी है। जैसे बोलते हैं ना, एक कोई चीज़ है, उसमें अगर वो खाली है और रेडी है तो उसी के अंदर हम कुछ दे सकते हैं। तो वही अपना संदर्भ है कि हमें ये चीज में ध्यान रखना है कि आसन से हम शरीर को बनाएंगे। फिर प्राचीन ऋषियों द्वारा यही अनुभूति से प्राप्त हुआ है कि ये शास्त्र आया कहाँ से। तो ऋषिजनों ने, इन्होंने इसका सब साइंटिफिक स्टडी किया है, जो हम अभी उजागर कर रहे हैं, जो पहले से था। गुरु परंपरा से आया है, किसी को आत्म साक्षात्कार और अलग अलग साधन है, मतलब जो बोलते हैं मुझे मोक्ष पाना है तो वो बोलता है सांस पे ध्यान दो। तो अलग अलग उपनिषदों में, पुराणों में, हर जगह इसका आया हुआ है। अभी भागवत पुराण में क्या बोलता है, प्राण से भक्ति ध्यान, हर सांस में प्रभु का नाम। तो विष्णु जी का भक्ति हो गया। शिव पुराण में भी ये बोलते हैं कि प्राण से चित्त शुद्धि होगा। चित्त बुद्धि मनस, मतलब जो बाहर से लेके आए उसका भी शुद्धि होगा। तो ये शिव पुराण में बोला है। इसका मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर पुरा इसमें ये ही बताया हुआ है कि प्राण से आयु अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और वही उसकी भक्ति है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी तिरुमंदिरम करके एक तिरुमुलार करके एक सिद्धा हुए हैं साउथ में। उनका तो इसके ऊपर इतना अच्छा से लिखा हुआ है। तो श्वास ही मंत्र है, श्वास ही शिव है, और श्वास पे नियंत्रण से ही मोक्ष मार्ग है, उन्होंने उनके कुछ लिखा हुआ है। तो अभी अभी हम क्या आएंगे, तो सबसे ये समझ में आ गया कि प्राण का महत्व तो बहुत है। पर अभी प्राण के महत्व के बारे में अभी आप हमें प्रैक्टिकल बताइए क्या करना है। तो प्रैक्टिकल का यही है, हम क्या करते हैं, सांस लेना मतलब क्या, पूरक। सांस छोड़ना मतलब क्या, रेचक। और जो सांस रोकना मतलब हो गया कुंभक। ये अपने को प्राणायाम की भाषा में हमें सीखना है। तो अभी तो हम सांस भी ले रहे, सांस भी छोड़ रहे, और ये तो मैंने क्या बोला, वो जो सांस चल रहा है वो क्या है, थोरेसिक ब्रीदिंग चल रही है। हमारे लंग्स के ऊपर से ही ब्रीदिंग चल रही है, केज के ऊपर की ब्रीदिंग, पिंजरे के ऊपर की ब्रीदिंग चल रही है। उसका पूरा फेफड़ा, पूरे अपने लंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर हम कुंभक बोलते हैं, कुंभक मतलब सांस रोकना। अगर मैं पूरक करता हूं, मतलब सांस लेता हूं अंदर सांस रोकता हूं, तो वो हो गया अंतर कुंभक। और मैं अगर सांस लेता हूं, छोड़ता हूं, और वो बाहर ही छोड़ता हूं, तो वो हो गया बाह्य कुंभक। तो पूरक, रेचक, कुंभक, कुंभक के दो प्रकार। दो प्रकार क्या है, सांस को अंदर रोकना, और बाह्य कुंभक का है सांस को बाहर छोड़ना। तो अभी तक ये पता चला अपने को, ठीक है, हमें ये पता चला। तो करना क्या है, जब कभी हम आसन करते हैं तो अपने जो भी आसन आपको सहज गति से जमता है वहां पे बैठो, और अपनी सांस पे ध्यान दो। सांस आ रही है, पूरक है। सांस जा रही है, रेचक है। अभी कुंभक की अवस्था में नहीं जाना, क्योंकि ये कौन सी अवस्था है, ये 1 to 1 ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, एक सांस छोड़ रहे हैं। अभी ये क्या हो गया, लेना और छोड़ना हो गया। उसके आगे हम क्या करने वाले हैं, उसको गति देंगे, समगति। मतलब मैं मन में 4 के अंक गिनूंगा, 1 2 3 4, सांस लिया, 1 2 3 4 बोलते हुए सांस छोड़ूंगा। सो एक के एक रेशो में मैंने सांस लिया, एक के एक रेशो में मैंने सांस को छोड़ा। तो ये मेरा समगति से मैंने प्राणायाम शुरू किया। ये जो जिनको शुरुआत करनी है ये यहीं से करेंगे। प्राण को ले रहे, श्वास ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अभी इसको 10 से 15 मिनट करना है। तो फिर आपको समझ में, ये बोलने में बहुत इजी है कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, पर अपन ने क्या बोला है। अभी मुझे बताइए, जैसे मैंने बताया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया तो मेरी सांस बढ़ रही है। मुझे टेंशन आया, तान तनाव है, कुछ है, तो मेरी सांस बढ़ रही है। ये सब चीजों से परे होके, मतलब मैं शांति से बैठा हूं, मेरे पूरे शरीर को शिथिल कर रहा हूं, जैसे हम शवासन में करते हैं। तो मैं शरीर को शिथिल कर रहा हूं, और वही समय मेरे शरीर के लिए कोई ऊर्जा नहीं लग रही है, मेरे मन में कोई विचार नहीं है, तो मेरे मन की भी ऊर्जा कम हो गई है। तो धीरे 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 मेरी सांस भी कम होगी। तो वही शुरू होगा संथ श्वसन। और वो संथ श्वसन में हम फिर ध्यान देंगे, जो चल रहा है, आ रहा है वो पूरक, ले रहे हैं वो पूरक है, छोड़ रहे हैं वो रेचक है। इस पे जब हम ध्यान दे रहे हैं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, हम संथ श्वसन में आ गए। शरीर शिथिल है,
मतलब कहीं खिंचाव नहीं, कहीं दर्द नहीं, कुछ नहीं, मन में विचार नहीं, ये हो गया संथ श्वसन। फिर उसके आगे हम आते हैं कि समगति किया उसको। शरीर की तो ऊर्जा कम हो गई, तो हमने उसको गति दे दी, समगति, 4 अंक में ले रहे हैं, 4 अंक में छोड़ रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे उसके आगे जाएंगे। उसके आगे इसलिए जाएंगे कि हम क्या करेंगे, 4 बोल के सांस लेंगे, 8 बोल के सांस छोड़ेंगे। पर उसी के बीच में हम एक चीज और ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, 1 बोल के सांस लेंगे, मतलब 4 अंक बोल के, फिर 4 अंक बोल के सांस रोकेंगे, और 8 अंक बोल के सांस छोड़ेंगे। तो ये प्रमाण कैसे है, 1 सांस, 2 में रुकना है, 4 में बाहर छोड़ना है। तो 4, 8, और फिर उसके आगे, सो 1 2 4, ये हिसाब से हमें, ये गति से हमें लेना है सांस। अभी ये हम डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम इसके लिए प्रिकॉशंस क्या रहेंगे, तो खाली पेट करना है। सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि प्राणवायु की शक्ति ज्यादा होती है। तो ये पता चला, ये ऐसा होता है कि सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस अंदर रोकना, उसकी गति भी पता चली, समगति से रखना है शुरू में, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी उसको बढ़ाना है। तो हम सुबह जल्दी उठे, फिर हम जो प्राणवायु जो बढ़ रहा है हर जगह, वो प्राणवायु के ऊर्जा शक्ति में प्राणायाम शुरू करेंगे। तो उसके पहले शरीर को पहले आसन से तैयार करेंगे। तो इसके भी पहले क्या बोलना है कि 2 चीजें हैं, आसन के बाद कर सकते हैं, ध्यान के पहले कर सकते हैं। तो पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि अपने फेफड़ों की गति अपने डायफ्राम जो बोलते हैं वहां है, और एब्डोमेन पे है। जैसे मैंने बोला, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट की सांस, फेफड़ों की सांस, और ऊपर की सांस, क्लेविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं, ये 3 ब्रीदिंग है। तो पेट खाली चाहिए। तो कम से कम पेट खाली होने को खाने के बाद 2 घंटा लगता है, पर कौन सा खाना खाया उसके ऊपर भी है। अगर जड़, पाचन के लिए जो जड़ रहेगा वो खाना खाया तो 2 घंटे में पेट नहीं खाली होगा, तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो एज पर द फूड, पेट जब खाली होगा तब ये करेंगे। तो अच्छा समय कौन सा है, सुबह सुबह ही। जब हम सुबह ये चीज करेंगे तो अपने को यहाँ पे ज्यादा उसका लाभ होगा। फिर पेट खाली चाहिए। और किसी को कुछ बीमारी है, मतलब अभी उसमें भी प्राणायाम के टाइप है, तो हर टाइप के अनुसार कौन सा प्राणायाम कब करना, कौन सा प्राणायाम कब नहीं करना, इसके हिसाब से उसके नियम आएंगे। पर अभी से उसमें नहीं जाएंगे, वो रूपरेखा बहुत डीप है। तो अभी जस्ट अपना ओरिएंटेशन है कि प्राणायाम क्यों करना है और कौन सी चीजें करनी, समझे, यहां तक तो हम आ गए। तो केवल पूरक रेचक करना है, मध्यम स्तर में हल्का अंतर कुंभक, मैंने 2 ही उसका पॉइंट दिया है कि 2 बार ही करना है। और उन्नत कुंभक ऐसा होता है कि उसमें अंतर कुंभक जो दैनंदिन जीवन जीने वाले हैं, मतलब जो प्रपंच करके परमार्थ करने वाले हैं, उन्होंने अंतर कुंभक ही करना। जो सन्यासी है, जो योगी है, और जो हायर साधना वाले हैं, उनके लिए ये बोला गया है कि आप, आ, उनके लिए बोला गया है कि बाह्य कुंभक करेंगे, पर वो कब करेंगे, गुरु के सानिध्य में ही करेंगे। क्योंकि उसके अलग अलग परिणाम, जैसे हम बोला कि ये हमने अभी ये बात की है कि ये सब चीजें, पंचकोश, प्राण, नाड़ियां, ऊर्जा, इसके ऊपर का ये सब खेल है। तो अभी तक यहाँ पे हमने ये सोचा कि प्राणायाम की पूर्व तैयारी क्या कर सकते हैं। सुबह पे, सुबह जल्दी, जैसे हमने योग सत्र में अभी हमारे यहाँ पे जो शुरू हुआ है, बहुत अच्छे से वो सब विद्यार्थियां उसको चला रहे हैं। तो उसमें योग होता है, और उसके बाद शवासन भी होता है, और प्राणायाम भी होता है। तो ये प्राण की गति जब करेंगे तो शरीर ऊर्जावान होगा, और शरीर ऊर्जावान होगा तो शरीर में के जो भी विकार है वो धीरे धीरे कम होंगे, टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे। ज्यादा सांस लेंगे, डीप सांस फेफड़ों से लेंगे तो शरीर का ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया कम होंगे, तो इन्फेक्शन कम हो गया। ये हो गया साइंस। तो ये दोनों सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अभी अपन ने ये देखा कि ये प्राणायाम है। अभी प्राणायाम शुरू करने के पहले अभी थोड़ा और बेसिक में जाते हैं। जैसे मैंने बोला, सांस लेते सांस छोड़ते हैं, सांस लेने की जगह नाक है, नाक की 2 बाजू नॉस्ट्रिल बोलते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल। तो ये ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सीधी वाली नाड़ी, उसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी जो है, और ये चंद्र नाड़ी है, और दोनों के बीच में सुषुम्ना है। ये कब चालू होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे रहेगी, अपन ध्यान में गएंगे जाएंगे तब रहेगी।
तो पुराने वैद्य, ऋषि, ये नाड़ियों के ऊपर काम करते थे। ये अलग शास्त्र है, उसको नाड़ी बोलते थे या स्वर बोलते थे, जो चालू है और जो चल रहा है उसी के ऊपर काम करते थे। तो ये हो गया चंद्र नाड़ी। तो इनको बैलेंस करना है। तो वेन एवर वी स्टार्ट प्राणायाम, जब कभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे तो वो अपन शुरू करेंगे नाड़ी शोधना से। अपन ने अभी जब बहुत लोगों को, रामदेव बाबा ने बहुत अच्छे से सबको ये चीज़ें पता करके मिली है उनकी वजह से, कि हमें पता चला है कि अनुलोम विलोम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, उज्जयी प्राणायाम होता है, शीतली प्राणायाम होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने अभी अपने सबको ये पता है, पर उसी को और गहराई से हम सोच रहे हैं आज। तो नाड़ी शोधना प्राणायाम करना है। तो उसमें वो प्रणव मुद्रा होती है, पहली दो उंगलियां मुड़ के रखेंगे। इंडेक्स फिंगर जो अपनी अनामिका है, मध्यमा है, अ, तर्जनी और मध्यमा है, अनामिका और कड़ंगड़ी है, और ये रखेंगे। तो विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, कोई उसको अनामिका भी, प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं। तो ये मुद्रा में ये इजी हो जाता है, एक नॉस्ट्रिल को दूसरे नॉस्ट्रिल, क्योंकि अपने ओठों के सामने ही आएगा। जो अंगूठा आएगा वो राइट नॉस्ट्रिल को आएगा, जो अनामिका रहेगी वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आएगा। तो हम लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, मन में अंक गिनेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से अपना जो नासिका है उसे बंद करेंगे अंगूठे से, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, पहले मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट से लिया, फिर राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। ये हो गया नाड़ी शोधना। तो ये बेसिक प्राणायाम करके संतुलन करना नाड़ी का। और जैसे ये नाड़ी संतुलन होगा, उसके आगे हम अलग अलग प्राणायाम के प्रकार करेंगे अपने अपने स्थिति के और विकारों के हिसाब से। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन बोलते हैं कुछ ऋषि हिमालय में रहते हैं और वो शरीर पे तो कुछ जैकेट कोट कुछ नहीं पहनते, फिर भी वो बिना बर्फ, बिना कुछ ठंडी में, बर्फ में रह सकते। ये क्यों होता है? प्रश्न तो आया होगा मन में कि ये जो ऋषिगण हैं, जो कोई साधु है, वो हिमालय में है, बिना, अपन तो बोलते हैं वो तो वस्त्र भी नहीं है, फिर भी इतने बर्फ में, ठंड में वो कैसे रहते हैं? तो यही नाड़ियों का उसमें साइंस है, शास्त्र है, कि वो ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी बोला कि सूर्य नाड़ी है, तो वो सूर्य भेदन प्राणायाम बोलते हैं उसको। तो सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है? तो सूर्य नाड़ी, श्वास लेना पद्मासन में, तो उसके, ये जब अपन एक्टिवेट करते हैं तो शरीर में ऊर्जा आएगी। खाना खाया, तो हमें अब सबको पता है क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड को लेट जाओ, वाम कुशी में आप लेफ्ट साइड को लेटो, बाएं अंग पे लेट के। क्यों बाएं अंग पे लेटना है? क्योंकि अपना सूर्य नाड़ी शुरू हो जाता है। तो खाना खाने के बाद हम जब लेफ्ट साइड को लेटेंगे, तो हमारी सीधी वाली मतलब राइट वाली नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी, और जो भी खाना खाया है वो हजम होगा। ये भी साइंस अपने डे टू डे लाइफ में अपने हमारे लोगों ने हमके सिखा के गए हैं। सो सूर्य भेदन प्राणायाम, तो ये जो हम करेंगे, किसी को कफ है, अग्नि कम है, सर्दी जुकाम है, वो टाइम में। पर ये जस्ट मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये हर एक के स्वास्थ्य के हिसाब से और उसी के हिसाब से वो कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे आधुनिक करेंगे। अभी जब हम योगा लेंगे अपने शास्त्र में, तो हम वहां पे क्या लेते हैं, संत श्वसन, दीर्घ श्वसन। ये हम दो प्रकार के सांस लेंगे, और उसमें और मेडिटेशन ऐड कर सकते हैं। अभी जस्ट जानकारी के लिए क्या क्या प्राणायाम है वो हम देख रहे हैं, कि अग्नि प्रदीपन करना है, किसी को कब दोष है तो सूर्य करो, जैसे ऊर्जा की चाहिए तो वो करे, ये अलग अलग दिए। उज्जयी प्राणायाम बहुत लोगों को पता है, कि जो हम कंठ से आवाज करेंगे और वो हिसाब से वी विल डू दैट। सो शांति वाला प्राणायाम, गला हल्का होता है, थायराइड के लोगों के बोला जाता है। तो अलग अलग प्रकार के ये उज्जयी प्राणायाम दूसरा वाला। तीसरा कौन सा है? शीतकारी, मतलब ठंडी। अभी जैसे मैंने बोला बर्फ में है तो ठंडी है, पर अगर धूप में है तो क्या करे? बॉडी में अगर ठंडी निर्माण करनी है तो क्या करना है? तो शीतकारी प्राणायाम करना है। शीतली प्राणायाम भी बोलते हैं, कि जैसे जीप को टंग करके जीप से सांस लेना, तो वो उसमें भी साइंस है कि टंग के वजह से ह्यूमिड एयर अंदर जाती है और ठंडक करता है। शीतकारी भी है, जहां से टंग से दांतों के बीच में टंग रगड़ रख के वहां से सांस लेते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं। शीतकारी प्राणायाम में, शीतली में टंग को ट्विस्ट करके सांस लेंगे। मैं उसके दीर्घ में और डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि हर चीज के लिए प्राणायाम है। मतलब गर्मी है तो प्राणायाम है, ठंडी है तो प्राणायाम है, वजन कम करना है तो कपालभाति है, अनुलोम विलोम है अगर ब्लड प्रेशर है,
तो हर चीज के लिए अलग अलग प्राणायाम है। तो उसके आगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम है कि लोहे जैसा दोनों नाक से सांस लेंगे, और उसके बाद क्या होता है ना, जलद गति से आपने कभी देखा होगा, कपालभाति आप जब करते हो, बहुत तेजी से करते हो, और 10 30 30 मिनट के स्ट्रोक पे 90 स्ट्रोक पे किया, तो ये सब करने के बाद पता चलता है कि कुछ देर सांस ही नहीं आ रही है, ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है। वही अलग वाली अवस्था है। तो सोचिए, हमने क्या सोचा था, हम सांस ले रहे हैं और सांस की टाइमिंग बढ़ाएंगे, मतलब बहुत 15 नहीं, हम 10 ही सांस लेंगे। अभी हम कौन सी अवस्था में पहुंचे थे कपालभाति के बाद, सांस ही नहीं आ रही है ना जा रही है। तो आयुष्मान बढ़ेगा कि कम होगा? समझे? मतलब अगर सांस की गति बिना सांस की 30 सेकंड भी अगर अपने कुंभक के बाद कपालभाति के बाद जाते तो वो केवल कुंभक बोलते हैं उसको। ना सांस आ रहा है ना सांस जा रहा है, ठंडक, और वही जीरो अवस्था है। तो हर चीज में इतना प्राण का महत्व है। भ्रामरी प्राणायाम जैसे मैंने सोचा, शांति, मन चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, चिंता में है, ध्यान की तैयारी में है, तो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं अपन लोग, ऐसा पकड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं, फिर आवाज करते हैं भ्रमर की तरह, तो ये भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। तो ये आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन था प्राणायाम का, तो इसमें क्या सीखा, मतलब मुझे क्या मैसेज देना था कि स्वस्थ में जीना है तो सांस कंट्रोल में चाहिए। तो कंट्रोल में चाहिए कि तो अंदर इतनी सब चीजें होने वाली है, ऑक्सीजन बढ़ के तो हीमोग्लोबिन अल्कलाइन होने तक की बहुत चीजें यहाँ पे चल रही है। तो ये सब शास्त्र में धर पकड़ते हुए, ये शास्त्र को सीखते हुए, हमको प्राणायाम का विशेष महत्व दिया हुआ है। आसन आएगा, यम नियम आएंगे, उसके बाद आसन आएगा, चौथा आयाम आएगा प्राणायाम। फिर उसके बाद जो है हायर लेवल शुरू हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि। तो प्राणायाम जंक्शन है। तो ये जंक्शन में हम लोगों ने जितना डीप करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा आज मन नहीं, मन चंचल हो रहा है, संथ श्वसन की अपने आप सिर्फ सांस पे ध्यान दो। जैसे जैसे सांस पे ध्यान दोगे, फिर आपने को 10 मिनट, 10 से 15 मिनट करना है। इनिशियली सब गड़बड़ होता है, आपने को लगता है मैं ध्यान दे रहा हूँ, नहीं। सो मैंने बोल रहा 4 तक बोलना है, 4 तक छोड़ना है। तो ऐसा होता है कि एक या एक दो तीन बोलने तक ही सांस पूरी ले जाती है। रेचक करते समय एक दो बोला जाता है, पूरा सांस निकल जाता है। ये लास्ट तक पकड़ना है। ये जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रिजल्ट आएंगे, तो ये रिजल्ट से ये पता चलेगा कि हम सांसों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं। तो ये साइंस को समझते हुए अपने माता पिताजी को और परिवार में सबको प्राणायाम के धीरे धीरे, जैसे जैसे बोला कि खाने के बाद लेफ्ट साइड है, कौन सा सांस करना है, क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको मिलेगा जैसे हम योग सत्र से जुड़ेंगे। योग सत्र में अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं सभी पितृजन मातृजन सबको आह्वान करूंगा कि आप ये उपक्रम में जरूर हमसे जुड़िए। हम भी जितने हमको हो सके उतनी जानकारी आप तक लाएंगे, और आप स्वस्थ रहे, यही हमारी इच्छा है। तो प्राणायाम को कैसे संचालित करना है, तो नियमित प्राणायाम करना है, आहार विहार रखना है, ध्यान और मंत्र जाप करना है, सकारात्मक विचार करना है। ये सब चीजें अपने महत्वपूर्ण है। और एक इसमें से थोड़ा एक ऐड करूंगा मैं ये चीज, जैसे सोहम प्राणायाम भी है एक ध्यान का प्रकार। सांस लेते समय मैं सो बोलूंगा, छोड़ते समय हम बोलूंगा, ये शिवा का नाद है ऐसा बोला गया। गायत्री मंत्र साधना कोई करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते समय भी रेचक कुंभक कर सकते हैं, तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। क्यों क्यों डबल इफेक्ट आएगा? हम प्राणायाम कोष पे भी काम कर रहे हैं और मनोमय कोष पे भी काम कर रहे हैं। तो हमें मन शांति भी मिलेगी, मन शांति हो गई तो बीपी कम हो गया, सांस ऐसे चल रही है तो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, तो विचार भी अच्छे आएंगे। तो मंत्र जाप के साथ भी हम ध्यान ये सब कर सकते हैं। तो प्राणायाम करेंगे, प्राण का आयाम, और योगा से और प्राणायाम से स्वस्थ जीवन का हम अपना आज से लक्ष्य को, यही लक्ष्य हम रखेंगे। तो अभी किसी को कुछ पूछना है, जानकारी जो कुछ है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। किसी और कुछ ज्यादा मतलब गड़बड़ कुछ चीजें मतलब समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जरूरी है शास्त्र, इसलिए मैंने
उसको जितना सहजता से बोलने का प्रयास किया कि आपके ये ध्यान में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना, फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते नागनाथ जी। नमस्ते सर। हाँ, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम बच्चों को प्राणायाम के सेशंस भी लेने वाले हैं क्या? अभी जो 7 वीक में हम जाने वाले हैं तो। नहीं, अभी मुझे ऊपर से वैसा कुछ आदेश नहीं है। जस्ट हाँ आज का ये मतलब। टॉपिक के लिए मुझे बोला गया कि आप प्राणायाम ये विषय रखिए और उसके अच्छा। पीछे का साइंस जो कुछ है वो डिस्कस जी करना। जी जी। हाँ तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि उससे रिलेटेड अभ्यास हम करके रखेंगे, मतलब 1 वीक फॉरनेशन के लिए जाने के लिए हम सब जो भी है वो अभ्यास करके रखेंगे, या ऐसा मैं सोच रहा था। तो यस। आपका क्या सुझाव है? मैं तो ये बोलूंगा कि अपना जो योग सत्र है उसी में अभी गहराई से इसी विषय को अगर हम लेंगे, हम्म। समाविष्ट करेंगे तो ये दीर्घ काल तक इसका हम इफेक्ट करेंगे। हम्म। 1 वीक में तो योगा का सेशन होता ही है हर दिन जी सुबह। जी जी तो उसमें ये जी। होगा ही, पर तरीका अलग होगा। पर मेन जो आज का ये था कि ये हम जो योग का अपना सत्र है जो हर दिन हम्म। चल रहा है उसी में इसको और साइंस से हम डे हम्म। टू डे लाइफ में और जी, मैं तो डेली प्राणायाम की प्रैक्टिस करता हूँ, तो आज मुझे इसका वैज्ञानिक ज्ञान मिला आपकी तरफ से। बहुत अच्छी तरीके से आपने उसे समझाया, इसीलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो शंका ना रखे मन में, यही बोलने का समय है। जो कुछ भी मेरा ये शंका क्या रहेगी, ये कुछ नहीं, पर जो दैनंदिन जीवन के उदाहरण के साथ हमने सीखा है प्राण को। नमस्ते सर। नमस्ते रोहित जी। हाँ सर, हमारा एक छोटा सा ही डाउट है। वैसे तो बहुत ही मैं पहली बार प्राणायाम हम लोग रोज करते हैं, लेकिन आपने जो विज्ञान के साथ बताया वो पहली बार हमने इसको जाना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न ऐसा है सर कि प्राणायाम करने से सर अपने मूल स्वभाव, जैसे वो बहुत ही कठिन होता है छोड़ना व्यक्ति के लिए। मतलब कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं, कमियां होती हैं, गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, भले नॉलेज है कि नहीं करना चाहिए लेकिन उस हीट ऑफ द मोमेंट पे निकल ही जाता है। लेकिन वैसे स्वभाव के ऊपर हम लोग क्या प्राणायाम से काबू पा सकते हैं क्या सर, या फिर उसको बदलना संभव है क्या? हो जरूर गया सर जरूर। हमारा। बहुत बढ़िया। मतलब यही तो है आज का प्रॉब्लम, मतलब आपको ही नहीं सबको ही होता है। पर ये निरंतर अभ्यास से बदल होगा। पर ये कैसे होगा? जैसे मैंने बोला, मुझे शरीर में जाना है तो मुझे मेरे सांसों से जाना है। तो मुझे अगर मनोमय कोश में जाना है तो मुझे मंत्र से जाना है। तो अगर सांस और मंत्र साथ जुड़ जाए तो मेरे स्वभाव में धीरे धीरे बदल होगा। ये उसका संक्षिप्त में आंसर रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं प्राणायाम के साथ अगर हम मंत्र को जोड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो वो तरीके से ये प्रयास हम अगर बोलते हैं कि दिन में, और जैसे जैसे सांस में अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, जागृति आती है, तो वही विपश्यना में भी बोला जाता है कि मध्य में रहो। गुस्सा आए सांस पे ध्यान दो, खुशी हुई सांस पे ध्यान दो। तो सांस बोलते हैं कि मुझे स्टेडी चलना है, ना खुशी से बढ़ना है, ना गुस्से से बढ़ना है। तो ये जब आएगा तो धीरे धीरे रिएक्शन जो अपनी आती है वो डेफिनेटली कम होगी। और जैसे मैंने बोला, जैसे ऑक्सीजन तक काम होता है, मतलब सेल तक काम जा रहा है। तो सेल तक काम जा रहा है तो अपने शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, जो बोलते हैं ना फ्री रेडिकल्स, वो भी निकल जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स निकलेंगे तो डीएनए लेवल तक हम सोचते हैं टीलोमरेज रहेगा डीएनए के ऊपर। फिर अपन बोलते हैं कि टीलोमरेज की लेंथ अगर कम होती है तो सेल जल्दी जल्दी खराब होते हैं। तो इसलिए
केस चेंज होना, चेहरा अलग होना, उम्र ज्यादा दिखना, ये सब क्यों हो रहा है? टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं। तो यही प्राणायाम से शरीर पे बदल होगा। जब शरीर शिथिल रहेगा तो सांस शिथिल रहेगी, सांस शिथिल रहेगा तो मनोमय कोश तक चीजें जाएंगी, मनोमय कोश के ऊपर फिर विज्ञानमय कोश में एनालिटिकल होगा। और ये सब के ऊपर जब और इस साधना में आगे जाएंगे, जैसे मैंने बोला ये जंक्शन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसी का ये एक छोटा सा रास्ता जो बोलते हैं ना, ये यहीं पे। तो बीज मंत्र के साथ अगर ये शुरू करते हैं तो जरूर, तो एक साइकिल रहेगा मंडला का, 42 डेज या 21 डेज का या 90 डेज का। ये अगर आप फॉलो करते हो, 2 टाइम 10 मिनट का मुझे ये करना ही है, तो डेफिनेटली क्वेश्चनर के साथ आप उसमें कुछ ना कुछ तो बदल दिखेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सर उस रीति को मतलब बाद में आपसे चर्चा करके अपने सत्र में भी किस तरीके से उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप वैसा मार्गदर्शन करके हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस यस, तन्मय आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, सेशन बहुत अच्छा हुआ। पर मुझे एक सवाल था कि आज का जो मतलब युग है, मतलब टेक्नोलॉजिकल युग है ना, मतलब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब यूज करते हैं बराबर। हम्म। तो फिर इसका और प्राणायाम प्राणायाम अभ्यास में कोई बाधा निर्माण होती है क्या, मतलब इससे योग अभ्यास में अ, नहीं, मतलब उसके वजह से बाधा निर्माण होती है क्या, ऐसा अपने को होती है ये? क्या? हाँ हाँ। हम्म, ओके। तो अगर इसको अलग तरीके से अगर हम सोचते हैं, मतलब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से रखूंगा कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये जो है ना, ये ब्रेन एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, मतलब देखो, कुछ नहीं किया, शांति से बैठा तो मन और माइंड एग्जॉस्ट नहीं होगा। पर अगर मोबाइल और ये चीज में हम हैं तो हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है। तो अगर माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है तो एनर्जी जा रही है, तो ये एनर्जी जा रही है तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है ना, मन का काम चल रहा है। तो बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ भी चीज एक्टिवली अपन कर रहे हैं तो बढ़ेगा। तो अगर मैं उसके और आगे जाके बोलूंगा कि अगर कोई ऑनलाइन जो गेम्स है वो चल रहे हैं, उसमें सब इमोशंस आएंगे, कुछ चीजें आई, मूवी देख रहे हैं उसमें भी इमोशंस आएंगे, तो इसके साथ शरीर और मन में कहीं भी विचार आया तो दिल की और सांसों की गति चेंज हो गई, तो उससे अपन एग्जॉस्ट होंगे। तो इसका तो परिणाम जरूर है ये दोनों चीजों का, पर वो दिखेगा नहीं, ये तरीके से बोल सकते हैं। पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो बोलते हैं कि ये विजुअल है, आय से जाता है, तो ये कंपोनेंट जाएगा मनोमय कोश में, और मनोमय कोश से फिर वो नीचे ही आएगा। जैसे मैंने बोला, आज मैंने विश मांगी है कि 3 महीने में वो पूरी होगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है मनोमय कोश में। वो शरीर और अन्नमय कोश में आने तक 3 महीना लगता है। वैसे ही मनोमय कोश में अगर अपन ये सब चीजों से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और डेटा वहां पे कुछ अलग तरीके से डाल रहे हैं, तो वो शरीर में जरूर आएगा। कौन से माध्यम से आएगा, क्या आएगा, वो अलग है, पर ये आएगा जरूर। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। वसुंधरा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। सर मेरा एक डाउट था कि अ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारी शायद मतलब हम बहुत जगह से सुनते हैं तो फिर हम सब मिक्स कर देते हैं, फिर वो अलग ही प्रकार का मेडिटेशन हो जाता है और उसके फिर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सर उसको कैसे टैकल करें? मतलब मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करूं। थोड़ा और विवरण से बताएंगे तो मैं टू द पॉइंट बोल सकता हूँ, या फिर ये जनरल आंसर हो जाएगा? ये सर, सर मैं कुछ दिन से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही थी, बट साथ में मैं नामस्मरण भी कर रही थी। तो ओके। सर हमारा जो भ्रू मध्य होता है, मैंने इसे हम्म। भगवत गीता में पढ़ा था कि जो योगी लोग होते हैं वो भ्रू मध्य के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके
ध्यान धारणा करते हैं। हम्म। पर मैं उसी के साथ नामस्मरण भी कर रही थी। हम्म। तो फिर कुछ 2-4 दिनों में मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं बैठी हूँ नॉर्मल और मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बस सांस ही नहीं आ रही है और अचानक से मैं अलर्ट हो रही हूँ और फिर बीपी हाई हो रहा है, ऐसे हार्ट बीट्स पाल्पिटेशंस वगैरह महसूस हो रहा है, ऐसे कुछ। ओके। जैसे मैंने एक चीज अभी बोली कि शरीर को पहले तैयार किए बिना अगर हम कुछ चीजों में जाते हैं तो आगे अगर भूमध्य में आप ध्यान कर रहे हो तो वो हो गया आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जो आएगा वो स्तर में बहुत ऊपर है। मूलाधार पहले है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, उसके ऊपर मणिपूरका है, उसके ऊपर अनाहता है, फिर उसके बाद विशुद्धि और उसके बाद आज्ञा चक्र है। तो अभी रील्स वगैरह बहुत चलते हैं ना आजकल, वो आता है कि ओपन योर थर्ड आई, यू कैन सी द फ्यूचर एंड ऑल दिस थिंग्स। सब पता है, पर पहले वेसल तो रेडी चाहिए, मटका तो रेडी चाहिए। तो ऐसी चीजें जब हो रही हैं तो जैसे मैं बोला हूं कि हम कुछ बैगेज के साथ ये जन्म में आए हैं, तो हमारे कुछ कर्म है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ आध्यात्मिक उन्नति पहले जन्म में हो चुकी है। तो आप अगर डायरेक्टली आज्ञा चक्र पे जा रहे हो तो उसके साथ इफेक्ट भी आएंगे, साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको दोनों चीजें ध्यान करनी। भूमध्य पे ध्यान भी कर रहे हो, नामस्मरण से जनरली सेफेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन इज नामस्मरण। जब जब आप ध्यान करोगे तो अगर नामस्मरण करोगे तो उसमें रिस्क बहुत कम है ध्यान वाली। अगर आप एक टाइम बोल रहे हो कि आज्ञा चक्र में ध्यान करना है तो जरूर कर सकते हैं, पर पहले जो बोलते हैं शरीर का शुद्धि या फिर किसी गुरु के साथ चक्रा का एक्टिवेशन, ये जब चीज आप करोगे तो आपको यही रिजल्ट अलग से आएंगे। अभी जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है, जब ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, चीजें हो रही है, तब आप नाड़ी शोधना आपको करना है। तो जब नाड़ी शोधना आप करेंगे तो आपको ये दोनों ऊर्जाएं बैलेंस होंगी और फिर पता चलेगा कि कैसे कुछ चीजें हैं। तो किसी गुरु का या किसी, ये पढ़ के कुछ चीजें होती है। बेस्ट गुरु इज अवर इनसाइड ही है अपने। पर भौतिक जगत में अपने को गुरु चाहिए कि कुछ चीजें हमें समझ में आए। तो ये अनुभूति आएगी, पाल्पिटेशन आएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ। ध्यान के बाद ऐसा चल लगता है कि सुबह हो गई है। ध्यान तो मैंने 10 मिनट किया था, पूरी रात निकल गई, मतलब वन नाइट का पूरा अनुभूति वहां पे हो गया। ऐसा भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आते हैं। पर ये कंसिस्टेंटली विथ प्रोटोकॉल के साथ और गुरुज के ब्लेसिंग के साथ करेंगे तो हो जाएगा सिस्टम। थैंक यू सर। होप मैंने आपका पॉइंट पे अ, समाधान करने का जी। प्रयास किया। जी सर। जी सर। तो मंत्र जाप में कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और कोई है तो जरूर बताइए। निहार सर हैं। जय सर हैं। अरे वाह। थैंक यू मानसी जी। हाँ, बोल सकते हैं आप कुछ। ये नहीं। किरण सर भी है। ठीक। अगर किसी को पे, कोई, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। आ, मैं तन्मय कुलकर्णी की मम्मी हूँ। आपने जो भी मैं नमस्ते। बीपी के बारे में जो बताया प्राणायाम का, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे को ये पूछना था हम्म। कि उसका कुछ टाइम रहेगा क्या करने को, बीपी के लिए प्राणायाम? अभी कैसा है कि ब्लड प्रेशर के लिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधना का आपको जरूर उससे सहायता होगी। तो कोई भी प्राणायाम की, जैसे हमने स्टेप्स बोले हैं कि पहले संथ श्वसन करेंगे तो उसको बैलेंस करेंगे, फिर नाड़ी शोधन करेंगे, और उसके बाद अलग तरीके से जो अनुलोम विलोम है या फिर अपना भ्रामरी है जो माइंड को शांत करेगा, ये प्राणायाम। सो ये जो पैकेज जो बोलते हैं वो 10 मिनट का होना चाहिए, मिनिमम 10 से 15 मिनट। सर ट्रेस आता है, वो ट्रेस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी करेंगे तो वाइब्रेशंस के साथ माइंड के केमिकल्स चेंज होते हैं। मान ठीक है। और ब्लड प्रेशर है तो आप कपालभाति ना करें।
ना, ओके सर, थैंक यू। हाँ। और लंग्स इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा प्राणायाम करना पड़ेगा? लंग इंप्रूवमेंट के लिए दीर्घ श्वसन, उसमें पहले एब्डोमिनल होता है, फिर थोरेसिक और क्लेविकल, वो तीन प्रकार के हैं। तो जैसे लेट के अपने को देखना है कि एक लेफ्ट हैंड अपने एब्डोमेन पे, एक हाथ चेस्ट पे, सांस लेना है, और फिर पेट वाला जो हाथ है उसे ऊपर लेना है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। फिर हम फेफड़ों का ब्रीदिंग, और फिर हाथ से लंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाला ब्रीदिंग। सो जैसे हाथ की पोजीशन अपन चेंज करते हैं, वो तरीके से फेफड़े का अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें हमें ये तीनों जब एक्टिवेट करेंगे तो फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके सर, थैंक यू। यस, धन्यवाद, आप आए, जुड़े, अच्छा लगा। वेरी थैंक्स। धन्यवाद सर। मैं दीप्ति मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करे। दीप्ति मैम की बीएएमएस की शिक्षा डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज आयुर्वेदिक यहाँ से हुई है। वर्तमान में आप हेडगेवार रुग्णालय इचल करंजी या आयुर्वेद विभाग में रुग्ण सेवा दे रही है। दीप्ति मैम। धन्यवाद रूपाली। आज के योग प्रज्ञा के तीसरे पुष्प में आप सभी योग साधक आए, आपने समय निकाला, इस के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सभी पूर्ण योग टीम की ओर से, डॉक्टर नागनाथ सर का, कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से आज हम सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही में हमारे सभी कंसल्टेंट्स का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया और हमें सहयोग किया। आज उन्हीं के वजह से यह योग प्रज्ञा सीरीज शुरू हुई है। अंत में सभी साधकों का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जो अपने माता पिता को इस सत्र में लेकर आए। धन्यवाद। अब हम शांति मंत्र से सत्र को विराम देंगे। सभी अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सत्र विराम।